किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉपुलेशन। देश छोटा हो या बड़ा, लेकिन पॉपुलेशन का होना ज़रूरी होता है। और पॉपुलेशन का मतलब नागरिक। और नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, नागरिक कैसे बनते हैं, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज के वीडियो में हम नागरिकता पर बात करेंगे। और नागरिकता पर बात करने के लिए हम जिस किताब का सहारा ले रहे हैं वो है द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डॉक्टर शिवानी किंकर चौबे साहब द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर शिवानी किंकर चौबे जी ये पॉलिटिक्स के प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ से रिटायर्ड हुए। फिर इन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट जो है 2 साल तक जो है फेलोशिप जो है लोकसभा की पार्लियामेंट्री स्टडीज़ के लिए इनके पास फेलोशिप रही। एक बात तो ये। अब ये तो इनका परिचय और किताब के बारे में हमने इसी किताब की मदद में जो किताब के में जो उल्लेखित है नागरिकता के बारे में हम उसको समझेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक ये सारा कुछ नागरिकता के बारे में ही बताया गया है। मेन तो 3 तरह के इन्होंने बताए हैं कि लोग होते हैं, जिनको नागरिक कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है और एलियन या फॉरेनर कहा जाता है। अब इन तीनों को समझ लेते हैं। जहाँ गणतांत्रिक प्रणाली होती है, लोकतांत्रिक प्रणाली होती है, तो वहाँ तो नागरिक होते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है तो यहाँ नागरिक है। ब्रिटेन में एक दौर में आप जानते हैं कि जो साम्राज्यवाद था, तो वहाँ जो सब्जेक्ट वहाँ, ठीक है जी। अब इसके बाद जो तीसरे जो होते हैं वो फॉरेनर्स होते हैं, जो उनको अब इन तीनों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। मेनली तो हम भारत के जो नागरिक हैं उनकी ही बात करना चाहेंगे, ठीक है जी। तो नागरिक के जहाँ अधिकार हैं वहाँ उसके दायित्व भी हैं। तो इनको हम समझ लेते हैं कि किस तरह से जो हम समझें कि नागरिक के जो अधिकार भी हैं और क्या है। अगर हम कहें कि जो लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन की स्वतंत्रता, ये जो है इसके नागरिक के ही जो मुख्य जिसे कहते हैं कि अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, इसमें आता है। फिर इसके साथ साथ इस जो मतदान का भी अधिकार नागरिक को प्राप्त है। उसकी कुछ शर्तें हैं वो अलग हैं, जैसे 18 साल का होना चाहिए, किसी तरह का कोई उस पर आपराधिक मामला ना हो, या किसी तरह की चुनावी प्रक्रिया के अंदर कभी उसने किसी तरह की गड़बड़ियां ना की हों, या नाम उसका ना हो वो भी नहीं दे सकता, वगैरह वगैरह। इसका वो विषय एक अलग है, लेकिन मुख्यतः 18 साल का होना अनिवार्य है और भारत में रहने वाला हो, ठीक है जी। ये एक शर्तें हैं। अच्छा, अब बात ये है कि इसके साथ अगर ये अधिकार हैं तो फिर दायित्व भी हैं। तो जो मुख्य दायित्व हैं अब उसको भी समझ लेते हैं। मुख्य दायित्व की अगर बात करें तो राज्य के प्रति एक तो उसको निष्ठावान होना चाहिए, कानून जो है देश का उसको उसकी पालना होनी चाहिए नागरिक द्वारा। और साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है देश को किसी कठिन समय में, कोई युद्ध की स्थिति आ जाती है या कोई और ऐसी आपात स्थिति है, तो उसे अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये अधिक उसमें ड्यूटीज़ में आता है। ज़रूरत पड़ने पर अगर फ़ौज में अगर भर्ती होना पड़े तो किसी तरह का कोई संकोच नहीं। भारत के जो नागरिकता है वो सरल ही है ज़्यादातर। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 है, यहाँ से प्रत्येक जो व्यक्ति है वो नागरिक है, उसको जो अनुच्छेद 5 के द्वारा जो प्रदत्त जो है उसको अधिकार हैं या वो शर्तें हैं, वो इस प्रकार हैं कि भारत की सीमा में वो पैदा हुआ हो, भारत में, सीमा का मतलब भारत के अंदर पैदा हुआ हो, और प्रारंभ से उसके जो महिला या पुरुष कोई भी हो भारत की उस सीमा में उसमें उनका होना ज़रूरी है। तो या उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, ऐसा भी है। भारत का साधारण नागरिक जो कि संविधान के प्रारंभ होने के फ़ौरन बाद से ही कम 5 साल से भारत में रह रहा हो, वो भी नागरिक है। यानी 26 जनवरी 1950 के बाद लगातार अगर 5 साल तक वो रह रहा है, देश में रहा है, तो वो नागरिक है, ठीक है जी। और वो जो पैदा हुए पहले 1950 से पहले या बाद में, वो एक अलग पहलू है, वो तो बता ही दिया कि हमने, वो तो नागरिक होगा ही होगा। अब इसमें एक और रहता है, 1935 का जो एक एक्ट है भारत का अधिनियम जो है, वो ब्रिटिश सरकार के दौर का है। उन्होंने ऐसे प्रवासियों को 2 भागों में बांटा था, यानी देशी रियासतें, आप जानते हैं प्रिंसली स्टेट थी हमारी, और भारत के जो आदिवासी क्षेत्र से, इनको 2 भागों में बांटा था। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गए थे, और एक तो वो कैटेगरी बना दी जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, एक दूसरी बनाई जो स्थिति के बाद में आए, तो उनको
उन्होंने अपना जो है पंजीकरण, जो नागरिकता पंजीकरण का वो अधिकार था, उन्हें आवेदन देना पड़ेगा, लेकिन उसकी एक शर्त ये थी कि कम से कम 6 महीने तक वो आने के बाद भारत में रहे हों, ये शर्त। 7वें जो अनुच्छेद है हमारा, जो संविधान का 7वां अनुच्छेद है, 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान चले गए लोग, वो भारत के नागरिक नहीं गिने जाएंगे। ये अलग बात है कि उन्हें जो नागरिकता का अधिकार जो है, अगर वो पुनर्वास के लिए आते हैं तो एक वापसी के लिए एक स्थायी परमिट होता है, वो लेकर मतलब आना पड़ेगा। ये उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ स्थायी परमिट इसका एक दस्तावेज है। तो एक तो वो उसका सारा जो है वो अनुच्छेद 6 के है, वो सारा वर्णन उसका मिलता है। 8 के तहत वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारत में दादा दादी या नाना नानी रहे हों और वो किसी कारणों से विदेश में रह रहा हो, वो भी भारत का नागरिक कहला सकता है। जो बाकी शर्तें हैं वो पूरी करनी होगी। तो ये नागरिकता की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ अनुच्छेद 9 में उस व्यक्ति की जो नागरिकता भी समाप्त हो सकती है जो स्वयं विदेश में जाकर रहना चाहता हो या एक दूसरे देश में अपना वो नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो। हालांकि एक दोहरी नागरिकता का भी एक शर्त है, वो अलग से है, वो 11 अनुच्छेद है, उसमें उसका पूरी व्याख्या है, पूरा वर्णन उसमें है। तो उसके कुछ 16 देश हैं जो जहाँ पर ये जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। खैर वो अलग पहलू है। अब सवाल ये है कि इस समय जो स्थिति भारत की बनी हुई है वो एक जटिल स्थिति है। मैंने नागरिकता का विषय आज इस करके चुना कि आप मतदाता का ही आप देख रहे हो कि किस तरह से बात हो रही है कि जो विदेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, इनको वो किया गया है। अभी तक जो जितना भी अभी काम जून से चला है, 24 जून या जो भी तिथि SIR की चल रही है वहाँ पर, अभी तक तो कोई वहाँ पे मिला नहीं। देखिए, नागरिकता विषय जो हमने आज चुना ना, वो इस करके चुना गया है कि इस समय जो भारत की जो राजनीति में सबसे पेचीदा जो जटिल समस्या का वो चल रहा है ना, वो SIR का चल रहा है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। और इसके बारे में हम पहले आपको कह चुके हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहीं पर भी कोई फ्रेज नहीं है। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप देख सकते हैं। अब एक बात तो ये है, इसको लेकर एक सोशल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो पत्रकार भी पूरे कर रहे हैं, अजीत अंजुम जैसे लोग। और जहाँ तक एक नेतृत्व की बात करें तो अब तो क्या राहुल गांधी जी, क्या अखिलेश जी और क्या पूरा विपक्ष कह ले, अब संजय की बात करें, संजय जी की, तो वो आम आदमी पार्टी से बहुत खुल के बोलते हैं। कल चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं, या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी तर्कहीन, तथ्यहीन बातें उन्होंने की, हम लोग सुन के हैरान हैं। उनसे जो सवाल पूछे गए उसका एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। आपने 1 महीने के अंदर 25 जून से 25 जुलाई तक SIR में 65 लाख वोट काट दिए बिहार के अंदर, एक भी वोट नहीं जोड़ा आपने 65 लाख वोट काट दिए। आप कह रहे हैं आप SIR कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उस रिवीजन में आपको एक भी आदमी पूरे बिहार में वोट जोड़ने लायक नहीं मिला। ये कैसा SIR है आपका? अब तेजस्वी यादव भी अब वोटर अधिकार यात्रा में पूरे अभियान 16-17 दिन का चल रहा है। वहाँ पे देश की जो राजनीति है वो किस तरह से एक ऐसी दिशा में और ऐसी दशा में आ चुकी है। देश की जो वर्तमान राजनीति है वो एक ऐसी अवस्था में पहुँच चुकी है जहाँ उलझ गई है। तो ऐसे में सभी का एक कर्तव्य बनता है कुल मिलाकर कि जो है इसकी थ्योरी को भी समझें और व्यवहारिकता को भी समझें। राजनीति की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो क्या कहते हैं और राजनीति की व्यवहारिकता वो क्या कहती है। बीती 7 अगस्त को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से देश में वोट चोरी हो रहे हैं। ये सारी बातें हम आपको पहले भी कर चुके हैं। और 17 अगस्त को जब उनकी वोट अधिकार यात्रा बिहार से शुरू होनी थी और 17 अगस्त को ही ज्ञानेश कुमार जी, जो कि जो इलेक्शन कमीशनर है, उन्होंने जो आयुक्त है, चुनाव आयुक्त,
वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहुत सी आलोचना भी हो रही है, वो अलग पहलू है, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये किस तरह का है कि जब 7 अगस्त को कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, तो ये क्या चुनाव आयोग को या किसी को पता नहीं था? सारी बातें थी। फिर इतना समय किस बात के लिए? ये समय के जो 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 जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी को देखें तो वो क्या दर्शाती क्या है? तो कुल मिला के जो है इस टाइम जो स्थिति जो है वो कुछ चुनौतीपूर्ण सी है, समझना सबको है। जहाँ तक मताधिकार की बात है तो ये एक सामूहिक मुद्दा है, इसको समझना चाहिए। वरना जो है लोकतंत्र और जो हमारा संविधान है, इस पर जो खतरा मंडरा रहा है ये और भी गहरा जाएगा और स्थितियां जो है वो बेकाबू हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।